Hello guys, we are ready for the second video, chapter power sharing. So already we have discussed about the two different stories, Sri Lanka and Belgium. So now we will discuss about the accommodation in Belgium. बेल्जियम की स्थिति क्या थी उस वक्त, ठीक है। हाँ जी बेटा, द बेल्जियम जो स्थिति श्रीलंका में उत्पन्न हुई थी, तो बेल्जियम में क्या हुआ था, वहाँ के जो लीडर थे उन्होंने ये सारी स्थिति को समझा। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये ऐसा सर्वे किया, इस बात को जानने की कोशिश की कि क्या क्या रीजनल डिफरेंसेस हैं, क्या कल्चरल डिफरेंसेस हैं, मींस कि लोगों में क्या क्या डिफरेंसेस पाई जाती हैं बिटवीन 1970 एंड 1993। सो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम्स अमेंड किया, उसमें शोध की बार बार, ताकि वो जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जो डाइवर्स लोग वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि अगर लोग डिफरेंस हैं तो उनकी डिमांड्स डिफरेंस हैं, उनकी प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। तो इसीलिए उन्होंने सारे लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो, इसके लिए उन्होंने अच्छे से पहले इस बात को जाना, पहचाना कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाए, कैसे सारे लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाएं। तो इसके लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बार बार उन्होंने अमेंड किया, उसमें कुछ कुछ चेंजेस की, ठीक है, ताकि वो ऐसा अरेंजमेंट कर सके कि सारा जो उनका कंट्री है वो टुगेदर रह सके, इकट्ठा रह सके, यूनिटी बनी रहे, ठीक है। तो क्या क्या किया उन्होंने, बेल्जियम उस वक्त पे एक मॉडल बन गया। जो सिस्टम उन्होंने अपनाया वो बहुत ही अच्छा सिस्टम था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में जो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर थे उनको उन्होंने इक्वल नंबर में रखा, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में उनका बराबर का हिस्सा रखा, ठीक है। उन्होंने किसी मेजॉरिटी को सपोर्ट नहीं किया, ना ही किसी स्पेशल लिंग्विस्टिक ग्रुप को उन्होंने सपोर्ट किया, बल्कि दोनों को बराबर माना, ठीक है। उन्होंने ऐसा प्रोविजंस किए कि कोई भी सिंगल कम्युनिटी कोई मेन डिसीज़न नहीं ले सकती। अगर उनको कोई डिसीज़न लेना है तो उन्हें मतलब मेजॉरिटी के साथ लेना होगा, हर एक ग्रुप के मेजॉरिटी मेंबर उनको सपोर्ट करेंगे, तभी कोई भी डिसीज़न लिया जाएगा। ऐसी प्रोविजंस उन्होंने की। और दूसरा उन्होंने क्या किया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं उनकी बहुत सारी पावर्स उन्होंने रीजनल गवर्नमेंट्स को दे दी, स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ ऐसे राइट्स दे दिए, कुछ ऐसी पावर्स दे दी जो बहुत सारे डिसीज़न वो खुद ले सकती थी। उन चीज़ों के लिए या उन डिसीजंस के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबॉर्डिनेट नहीं थी, ठीक है। और तीसरा उन्होंने क्या किया, ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दी, वहाँ पर बोथ कम्युनिटीज़ की इक्वल रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है। फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ब्रुसेल्स में जो है बराबर की रिप्रेजेंटेशन होगी, और जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी वाले थे उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों की बराबर की रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। मींस के बराबर के उनके कैंडिडेट होंगे। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि एक जगह एक की जो मेजॉरिटी थी और दूसरी जगह दूसरी लैंग्वेज वालों की मेजॉरिटी थी। तो उन्होंने आपस में ये एक तरह जैसे समझौता कर लिया, सोच समझ के ये फैसला ले लिया कि हम हर जगह पे इक्वल मेंबर्स रखेंगे, ठीक है। तो इसके बिना उन्होंने एक तीसरी गवर्नमेंट और बनाई जो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करती थी, ये एक ऐसी गवर्नमेंट थी जो लैंग्वेज के आधार पर बनाई गई थी। चाहे वो किसी भी एरिया के रहने वाले लोग हों, अगर वो उनकी लैंग्वेज जो है वो सेम है तो वो उस गवर्नमेंट के कैंडिडेट्स माने जाएंगे, ठीक है। उनको ये पावर्स थी पूरी की पूरी कि अगर लोगों में कोई कल्चरल, कोई एजुकेशन को लेके, कोई लैंग्वेज को लेके ऐसा कोई इशू उत्पन्न होता है, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, तो उसके डिसीजंस ये कम्युनिटी गवर्नमेंट ले सकती थी। वो उनके सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स सॉल्व करने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था, बेल्जियम का सिस्टम था, ये एक बहुत ही अच्छा, काफ़ी लॉन्ग रन तक चलता रहा ये सिस्टम, और पूरे विश्व के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ये एक मॉडल के रूप में सामने आया, ठीक है।
सो जब बाद में जो कुछ यूनियन बनी, यूरोपियन यूनियन जब बनी थी, तो उन्होंने ब्रुसेल्स को ही अपना हेड क्वार्टर रखा था। इसी मॉडल को लेकर के उन्होंने ये यूनियन बनी, वर्ल्ड लेवल की यूनियन, ठीक है। सो इन दोनों सिचुएशंस को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि बेल्जियम वालों ने पावर शेयर की, ठीक है, सबके साथ इक्वल पावर दी सबको, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर दी, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी, तो इसलिए उनका जो सिस्टम था वो बहुत अच्छा सिस्टम बन गया। और दूसरी तरफ जो श्रीलंका वाले थे, उन्होंने पावर शेयर नहीं की, उन्होंने एक सिंगल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दी, तो इसीलिए वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ जी, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। क्या ज़रूरत है पावर शेयरिंग की? क्यों हमें ये चाहिए कि पावर जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के हाथों में होनी चाहिए? इसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि पावर शेयरिंग जो है एक ऐसा बहुत ही अच्छा वे है जिसके ज़रिए हम लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स जो है दूर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सोशल ग्रुप्स होते हैं कि अगर हम सबको पावर नहीं देंगे, सबको फेवर में नहीं लेंगे, तो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएंगे, और ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स कई बार, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था, सिविल वॉर का रूप धारण कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं। तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट से दूर करने के लिए पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा जो रीज़न है ये है कि डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्चुअली पावर शेयरिंग जो है दैट इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। पावर शेयरिंग का मतलब है कि वहाँ पर डेमोक्रेसी है, क्योंकि सारे लोगों को राइट्स मिल रही हैं। डेमोक्रेसी का ये रूल है कि वहाँ पर इक्वलिटी होती है, और वहाँ पर जो लोग जिनके ऊपर रूल किया जाने वाला है, जो उससे इफ़ेक्टेड हैं, उनको भी कुछ राइट्स मिलने चाहिए, ताकि वो भी अपना जो है पार्टिसिपेशन दे सकें। उन्हें ये राइट है कि वो जान सकें कि कैसी गवर्नेंस है उनके ऊपर, कौन सी गवर्नमेंट काम कर रही है। तो वो तभी होगा अगर उनके पास कुछ ना कुछ राइट्स हैं। अगर सारे के सारे राइट्स एक ही ऑर्गेनाइजेशन को दे दिए जाएँ, तो फिर सारी कंट्री के लोगों को खुश करना पॉसिबल नहीं होगा और सबको राइट्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए डेमोक्रेसी में ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।